पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बदलती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि भाईजान को समर्थन मिल गया है हुमायूं कबीर का। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी अब पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने वाली है और चुनाव लड़ने वाली है। अब आज इस वीडियो में, अनएडिटेड के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में कैसे मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण होगा या फिर ट्विस्ट होगा, या फिर वोट कटवा कहें या किंग मेकर कहें। तो हम आपके सामने फिर एक बार आ गए। मेरा नाम दीपक है और इनका नाम विशाल है। अनएडिटेड का एक और एपिसोड आप देख रहे हैं। बंगाल हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है विशाल। बिल्कुल दीपक, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है सेम स्क्रिप्ट डिफरेंट स्टेट। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही जहाँ पे भी चुनाव होते हैं और सबसे पहले जो वहाँ की रीजनल पार्टी होती है और वो बीजेपी से मुकाबला करती है, फिर अचानक से जैसे ही चुनाव अनाउंस हो जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद एक अनाउंसमेंट आती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और वो फायदा सीधा सीधा किसको पहुँचता दिखता है दीपक? ये तो आप खुद समझदार हैं कि किसको पहुंचता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं कि हुमायूं को मिला भाईजान का सपोर्ट, यानी कि बंगाल में अब दीदी का खेल खत्म। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि बीते रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि वो बंगाल जा रहे हैं और बंगाल के चुनावी रण में एक तरह से पतंग उड़ाएंगे। बिल्कुल। अब पतंग में मांझा किसका है? हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर का, बिल्कुल। देखिए दीपक, सबसे बड़ी समझने वाली बात इधर ये है कि जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक पे अच्छी खासी पकड़ थी, और जो कि कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, जो कि सीधा सीधा लग रहा था ममता को फेवर करेगा। लेकिन वहाँ पे जब पिछले कुछ दिनों से ये बात चली कि हुमायूं कबीर फ्रेम में आ गए हैं, हुमायूं कबीर भी, और ऐसा नहीं कि 8-10 सीटों पर, 140 के आसपास सीटों पर वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 182 सीटों 182 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो तब से ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, और उसमें जब असदुद्दीन ओवैसी बीच में आ जाते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जब ये समझ में आता है कि दोनों ही लोग मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं तो गेम इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी प्रेजेंस है और कहाँ कहाँ पे ये सीधा सीधा ममता बनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल विशाल, सबसे पहले ये बता दें कि 25 मार्च को दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें ये लोग साफ तौर पर बता देंगे कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 182 सीटों पर आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और ओवैसी की पार्टी MIM ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो 8 सीटों पर लड़ाई लड़ने वाले हैं, जिसमें से बीरभूम में 3 सीटें होंगी, मुर्शिदाबाद में 3 होंगी और मालदा में 2 सीटें होंगी। अब विशाल, जरा आप बताइए कि इन सीटों का समीकरण क्या है? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात, जहां हुमायूं कबीर का वर्चस्व है, जो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां से वो खुद भी चुनाव लड़ते आए हैं और जहां पे बता रहे हैं जहां वो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में दीपक 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इन सीटों पे जब ओवैसी और हुमायूं कबीर की दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो ये सबसे बड़ा थ्रेट बनता दिख रहा है ममता बनर्जी के लिए। वहीं हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मालदा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर आपने बताया कि 8 सीटें वहां पे भी होने वाली हैं असदुद्दीन ओवैसी की। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है दीपक, और वो भी सीधा सीधा डेंट करेगा वहां पे ममता बनर्जी को। बट लेकिन ये बात देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि क्या ये लोग अपना जो एम कर रहे हैं, जो इनका गोल है, क्या वो चीज करने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से इंटैक्ट रहा है। हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में स्थिति काफी डिफरेंट थी। वहां पे और भी दल थे, वहां पे और भी ऐसी पार्टीज थी जो इस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए सक्षम हो पा रही थी। देखिए, एक मैं कहूं तो एक बाउंड्री का फर्क पड़ता है, वरना बिहार और बंगाल में ज्यादा अंतर नहीं है। बिहार में आप देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक मोस्ट फेवरेबल या फिर एक कहें तो प्रमुख तौर पर एक ऐसी पार्टी है जो सीधे तौर पर लड़ाई लड़ती है। बिल्कुल। लेकिन बंगाल में बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका में ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि सरकार बनाएगी। अब आपको इन 8 सीटों के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे बीरभूम, बीरभूम विधानसभा 11 विधानसभाएं इसमें आती है, और मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभाएं आती है, मालदा में 12 विधानसभा आती हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो मुर्शिदाबाद प्लस मालदा यानी कि भारी मुस्लिम आबादी होगी, और गठबंधन का सबसे बड़ा असर यही दिख सकता है। दूसरी तरफ बीरभूम में टीएमसी का मजबूत गढ़ है विशाल। और दूसरी बात, लेकिन कुछ सीटों पर यहाँ पर मुकाबला रोचक हो सकता है। कुल मिलाकर के 11 + 22 और प्लस 12 यानी कि 45 सीटें। अब 45 सीटों पर अगर दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो सीधा डेंट किसको करेंगे? सीधा सीधा ममता बनर्जी को करेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर चिंता की जो घड़ी है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने पुराने कुछ राज्यों का उदाहरण दिया, तो वहां पर भी क्या हुआ था, वोट काटे गए थे, और फायदा किसको मिला था? सीधा सीधा बीजेपी को मिला था। बिल्कुल। और दीपक, वहीं हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो 83% तक पहुंच गया था, जो कि 75% उस टाइम पे टीएमसी को मिला था। 83%
उसमें से 75 इसमें ममता बनर्जी को मिला था। और वहीं आगे अगर हम दीपक बात करें तो कई सीटों इस जो गणित को आपने समझाया, हमें अपने दर्शकों को ये समझाना पड़ेगा। अगर हम 11 + 22 + 12 इन 45 सीटों की बात करें तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक 80 से घटकर 60 से 65% टीएमसी के पास आता है। अगर इस तरीके से ये दोनों पार्टीज कामयाब हो पाती हैं तो वो सुनने में तो दीपक लग रहा है कि सिर्फ 20% की कुछ कमी हुई है, बट लेकिन वो सीधा सीधा इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इसको एग्जाम्पल पे हमने जब ब्रेक डाउन करा था वो इस तरीके से था, टीएमसी को मिलेंगे 45% वोट, बीजेपी को 40% और AIMIM + AJUP जो इन दोनों की पार्टीज हैं वो 10 से 12% वोट बैंक पे सीधा सीधा खतरा बन सकती है, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ सकता है बीजेपी को पॉजिटिव वे। ये फिलहाल हम आपको अनुमान बता रहे हैं कि ऐसा अनुमान, हो सकता है। बिल्कुल। अब उसके बाद असली जो डाटा आएगा वो आएगा 23 और 29 तारीख को जो वोटिंग होनी है, और 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा कि हुमायूं और भाईजान मिलकर के कितना कमाल करने वाले हैं। फिलहाल अगली तरफ चलते हैं। जो 5 फैक्टर हम बताएंगे कि बंगाल में कौन से 5 फैक्टर है जो एक तरह से मेजरली देखे जाएंगे और उन पर मतलब एक सबका नजरिया देखने का लायक होगा कि वहां पर कैसे उन 5 फैक्टरों पे काम करती है। पहला मुस्लिम वोट से पहले कंसोलिडेट होंगे, जैसे कि बिहार में नहीं हो पाया था। इसको हम समझेंगे दीपक, इस वाले पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ, इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा विशाल बता दे कि ममता की सेक्युलर इमेज जो बनी है, मुस्लिम वोट आसानी से शिफ्ट नहीं होगा। Correct, ये भी exactly. सोचना होगा, इन दोनों के लिए भी ये चुनौती होगी कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसके हाथ से कैसे आप उसको खींच करके लाएंगे उस मुस्लिम वोट बैंक को। तीसरा होगा लोकल वर्सेस आउटसाइडर नैरेटिव। ये बहुत बड़ा फैक्टर बंगाल में चलता है विशाल, कि कैसे किस तरीके से आप आउटसाइडर और जो लोकल कैंडिडेट है उसको तीन बड़े फैक्टर। हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए भी तो ममता बनर्जी यही एक तरह से प्लान करती हैं कि वो बाहरी हैं। बिल्कुल। तो दीपक अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें, मुस्लिम वोट पहले से कंसोलिडेटेड, बिहार जैसा फ्रेगमेंटेड नहीं है। इस पॉइंट का मतलब क्या, अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं दीपक, अगर हम बिहार से कंपेयर करेंगे तो बिहार में आप देखिए एक तरफ जो इंडिया अलायंस की पार्टीज थी और एक तरफ जो एनडीए की पार्टी थी, वहाँ पे आपके पास बीजेपी के पास भले ही मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की मुस्लिम वोट बैंक पे अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन वहीं हम उस वोट बैंक की बात करें तो वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो कि तेजस्वी जिसको लीड कर रहे थे, आरजेडी के पास भी अच्छा खासा पोर्शन था। और वहीं हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी और 2-3 और रीजनल पार्टीज की, तो वहाँ पे भी उन सभी पार्टीज में वोट वो डिवाइड होता था, जिस वजह से फ्रेगमेंटेड था वो। देखिए, आप डिफरेंस समझिए। आपने बिहार की बात की, अब बिहार के बारे में आपको बताते हैं। बिहार में मुस्लिम वोट जो है वो किसी की बपौती नहीं है जी। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो वहां सीधा एक मुश्त होकर के जो वोट मिलता है वो टीएमसी को मिलता है। अब बिहार और बंगाल में अगर कंपैरिजन करके देखें तो अब देखिए, आपने जैसे बताया कि आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी-आर, इन तीनों पार्टियों को कुछ परसेंट मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उस हिसाब से वोट बैंक नहीं है। बट लेकिन उनके पास अलायंस पार्टनर जरूर ऐसे थे जो अलायंस पार्टनर है ना। अब देखिए ना, एलजेपी-आर और जेडीयू मिलकर के बीजेपी के साथ हैं और आरजेडी अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम वोट बट गया। लेकिन याद करिए असदुद्दीन ओवैसी को पिछले से पिछले विधानसभा चुनावों में जब 5 सीटें जीत करके आए थे, और वो शॉकिंग था सबके लिए। बिल्कुल 100%। और उसी तरह अब ओवैसी की एंट्री जो है वो बंगाल में हो गई है, और बंगाल में भी हाथ किससे मिलाया, जिन्होंने तथाकथित बाबरी बनाने की बात की, हुमायूं कबीर, और जिनसे खुद ममता बनर्जी नाराज चल रही थी, निष्कासित किया था इनको पार्टी से। अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया ममता बनर्जी के खिलाफ। अब भरतपुर विधानसभा से ये चुन करके आते हैं, लेकिन अब खुद दूसरी 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने वाले हैं। और अगर भवानीपुर की हम बात करें तो वहां पर भी विशाल इन्होंने कैंडिडेट उतारा अपना। बिल्कुल। अब देखिए ना, ममता बनर्जी के सामने एक महिला कैंडिडेट, फिर आप सीपीआईएम का भी उनके पास एक कैंडिडेट है, और बीजेपी की तरफ से तो उनके धुरंधर लड़ी रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बिल्कुल, ये हर तरीके से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की सेक्युलर इमेज की, तो दीपक ये भी बात जाननी होगी, वहाँ भले ही मुस्लिम वोट बैंक सीधा ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, लेकिन उनकी एक सेक्युलर इमेज है। आप देखिए उनकी वोटर्स की बात करेंगे तो वहाँ की बंगाल में महिलाएं सबसे बड़ी वोटर रही हैं ममता बनर्जी की, और हिंदुओं के भी अच्छे खासे वोट। लेकिन विशाल आप ये देखिए ना, पिछले आप सेक्युलर इमेज की बात करें, कहाँ से सेक्युलर इमेज उनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी उनकी सेक्युलर इमेज जो है वो सिर्फ एक तबके के अंदर है। आप वर्ल्ड वाइड या फिर नेशन वाइड अगर उस चीज को देखेंगे जाकर, इसी फैक्टर पे बीजेपी खेलना चाह रही है। और आप कह रहे हैं कि महिला जो वोटर्स हैं वो अभी पिछले चुनाव की बात है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ, दंगा फसाद, एक तरीके से घोटाले उनके सरकार के ऊपर आरोप लगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए उनके एक के बाद एक नेता करप्ट निकलते चले गए, हालांकि मामला कोर्ट में है, और उसके बाद ये निकलते चले गए। अब दूसरा जो हुआ बाबरी को लेकर किसके ऊपर टेंट गया, ममता बनर्जी के ऊपर। बिल्कुल, कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि धार्मिक इमारत बनाने से उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नाम से आपत्ति है जिसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल दीपक, ये वाली जो आज हमने ये अपना शो भी रखा है उसमें सबसे बड़ा टॉपिक ये रखा है कि बंगाल में दीदी का खेल खत्म क्यों, क्योंकि भाईजान
और ये दो बड़े नाम जो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर सकते हैं वो सब साथ आ रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा, तो एक तो आपके सामने सीधा सीधा टक्कर आपको बीजेपी से लेनी है, वो एक अलग थ्रेट है, बट क्या ये दो लोग बीजेपी के फेवर में वहां पर काम कर सकते हैं? फेवर बिल्कुल फेवर में काम नहीं कर सकते। देखिए वो अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं जी। अगर दोनों के हिसाब से देखें तो वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अब इसमें ये होता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में किसको रोटी मिली जी। तो वो चीज देखने वाली तीसरे वाले को जो बड़ी है। तीसरे वाले को रोटी मिलेगी। अब देखिए ना, आप सीधी फाइट बंगाल में किसकी है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। जी। अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में फाइट है, तो आप देखिए नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का जो ग्राफ है वो अप रहता है, हमेशा हाई रहता है, वहां के लोग उनको वोट करते हैं। अब बीजेपी के आसपास अगर देखा जाए तो 77 से लेकर के 100 सीटों के आसपास बीजेपी को वोट मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उन सीटों की बात करें जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो निर्णायक भूमिका में है, वहां पर क्या होगा, तब वहां पर भाईजान के साथ में हुमायूं कबीर जो है वो मिल करके वोट काटेंगे। सीट निकाल लेना ये बहुत जल्दबाजी होगी कि सीट निकाल सकते हैं, हालांकि चुनाव है, कुछ भी कह सकते हैं। ये बात बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि सिर्फ आज जब हम पॉलिटिक्स का असेसमेंट करते हैं तो उसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी नहीं होती कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में सक्षम है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है कि वो कितना वोट परसेंटेज कंसोलिडेट कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों ही लोग मिलकर वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएं जो ममता का इंटैक्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सीट ना भी जीत पाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ममता बनर्जी का डैमेज करने में पूरी तरीके से जो मार्जिन आएगा ना, मार्जिन आएगा बिल्कुल कि जो 10-12 हजार वोटों का मार्जिन आएगा, वो मार्जिन इनकी वजह से आएगा। बिल्कुल, यानी कि वो जो 10-12 हजार वो वोट मिलने थे, जो कट्टर मानसिकता वाले लोग होंगे, बिल्कुल, जिनको टीएमसी को वोट करना था, वो वोट कहाँ करेंगे, वो एआईएम और इनकी जो पार्टी है उसको मिलकर के वोट करेंगे। अब जो वो वोट मार्जिन है वो अगर इनकी तरफ जाता है तो सीधा फायदा किसको मिलेगा, दूसरी पार्टी को, हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए वो फायदा, अगर वहां पर सेकंड नंबर पर कांग्रेस क्या उतने दमखम के साथ वहां पे वो चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि दीपक, हम ये बात शुरू से हम बंगाल चुनाव की कवरेज हमने स्टार्ट कर दी है। हम लोग कह रहे हैं बीजेपी, ये पहली बार बंगाल में चुनाव ऐसा होता दिख रहा है। पहले होता था कि वो चार पार्टीज के बीच में चीजें रहे, बीजेपी, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, लेकिन ये चुनाव सीधा सीधा जाता दिख रहा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। वो बिल्कुल इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए नंबर 1 पर थी वाम दल, लेफ्ट जी, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर जब ममता बनर्जी ने अपनी टीएमसी बनाई तो ममता बनर्जी की जो पार्टी थी वो दूसरे नंबर से सीधा 1 पे आ गई। वामपंथी जो पार्टी थी वो सीधा तीसरे नंबर पर गई, कांग्रेस पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर आ गई। अब जो तीसरे नंबर की सीपीआईएम थी वो चौथे नंबर पर चली गई और बीजेपी जो चौथे नंबर की पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर आ गई। तो ये बड़ा सोचने वाला और दिलचस्प हो जाता है ये चीज देखने के लिए कि जो चौथे नंबर की पार्टी थी वो अचानक से दूसरे नंबर पर आ गई और अब ऐसी टक्कर दे रहे हैं सामने सामने कि ऐसा लगेगा कि अब ममता बनर्जी के लिए चुनौती खड़ी हो चुकी है सामने बीजेपी। बिल्कुल 100%। और मुझे लगता है और वो चुनौती जो खड़ी हो रही है उस चुनौती में सबसे बड़ा चैलेंज बनकर निकलेंगे तो वो ये दो लोग निकलेंगे कि हर जगह जहां पर बात होती थी सिर्फ ओवैसी की एंट्री, तो यहाँ पे इसको हम मात्र इस तरीके से नहीं देख सकते कि सिर्फ ओवैसी की एंट्री पश्चिम बंगाल चुनाव में हो चुकी है। वहां पे ये पर्सनैलिटी भी ऐसी है, हुमायूं कबीर, ठीक है, अभी इनके बारे में बात ज्यादा हो रही है, वहां पे देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि रिजल्ट में इसको कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन अभी प्राइमा फेसी जब हम देख रहे हैं, जब ये दो बड़ी ताकतें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इसका थ्रेट बनता दिख रहा है। थोड़ा सा आइडिया विशाल इससे भी लगा सकते हैं ना हम कि जब तथाकथित बाबरी मस्जिद की बनाने की बात की तो चंदा कितना आया था? बिल्कुल, लगभग 3.5 करोड़ के आसपास चंदा आया था और कितने लोग इकट्ठा हो गए थे, वो ईंट पत्थर लेकर जा रहे थे, यानी कि वो इनकी बात से सहमति जताते थे। अगर वो उतने लोग अगर 3.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं एक तथाकथित मस्जिद के लिए, तो आप ये सोचिए ना कि हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद या मालदा या फिर बीरभूम की हम जो बात कर रहे हैं उसमें कितना होल्ड होगा। बिल्कुल। और दीपक, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जिसके बारे में हम और बात कर सकते हैं, जब आप देखिए जब ममता को सीधा सीधा मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट रहता था तो मुसलमानों के बारे में उनके हितों की बातें इतनी नहीं होती थी जितना ये दो लोग ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्लैग बेयरर हैं अपनी कम्युनिटी के। और जब ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तुष्टिकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, और उस पोलराइजेशन का फायदा इनको तो मिलेगा ही इनकी पार्टी के माध्यम से, लेकिन वो हिंदू वोट बैंक की तरफ भी बात जाएगी और वहाँ पे वो सीधा सीधा वोट हिंदुओं का जो होगा, जो ममता की तरफ चला जाता था, वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ जाता दिखेगा और उसका फायदा इस तरीके से भी बीजेपी को होगा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये वो वोट बैंक में डिवाइड हो जाएंगे। विशाल, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, क्या आपको लगता है कि कहीं पर किसी भी तरह से औरंगजेब, पाकिस्तान और आपका बाबरी हुआ फिर या फिर किसी भी तरह के इस तरह के धार्मिक मुद्दे या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिससे पोलराइजेशन हो सके, ऐसे कोई टॉपिक्स आए, बहुत रेयर हुआ होगा? बिल्कुल। वरना हर बार जहां पर बीजेपी या कांग्रेस या दो बड़े जो दल रहते थे वो हमेशा इस चीज पर बात करते थे कि इन्होंने ये घोटाला किया, मतलब जो नेशन वाइड जो मुद्दे रहते थे उन चीजों पर लेकर के गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है तो वो अपने काम गिनवा नहीं सकते। अब ममता बनर्जी जिस रास्ते पर चल रही है वो क्या, मतलब उनका 30% जो
भाषण हो रहे हैं उनके, वो उनकी सरकार को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद बैकफुट पर है। और कहीं ना कहीं दीपक, बॉर्डर स्टेट बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जिस तरीके से आप देखिए रिलीजियस किलिंग की बात करते हैं, तो अभी इतना हाल ही में कितना लंबा मुद्दा चला जहाँ पे बांग्लादेश में हिंदूज की किलिंग्स हो रही है, और उस चीज़ को लेकर बीजेपी काफ़ी प्रखर और मुखर रही है। और उस मुद्दे को भी जब आप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि ये बंगाल बांग्लादेश जैसे हालात में बने, और बीजेपी ने उस मॉडल को पेश करने की कोशिश की है। तभी जान के दीपक, वहीं पे स्टोरी में आ जाता है योगी मॉडल। योगी मॉडल को इसलिए लाया जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो, तो हम योगी मॉडल रखना चाहते हैं, और इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर जाकर के ये कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तो वहाँ पर योगी मॉडल लागू किया जाएगा, यानी कि एक मजबूत सरकार और एक तरह से किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को जो संभाला जाएगा, उसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी पहले हिंट दे चुके हैं। बिल्कुल। और दीपक, मुझे लगता है ये भी एक मैसेज है। देखिए, योगी मॉडल में ऐसा तो नहीं है ना, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से किसी और कम्युनिटी के साथ कुछ गलत बर्ताव होने लग गया, या फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति एकदम अलग हो गई किसी और के लिए, नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। बट योगी का नाम लाना और योगी की इमेज को प्रोजेक्ट करना कहीं ना कहीं इस चीज़ को इशारा देता है कि वी आर गिविंग दिस नैरेटिव कि हम हिंदुओं को आगे लेकर चलेंगे, हम सीधा सीधा हिंदुओं के हित की भी बात करेंगे। नहीं, आप देखिए ना, आप बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली। योगी मॉडल को लागू कर रहे हैं, यानी कि जो पूरे देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, तमाम राज्य जो हैं उसमें एक तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी। योगी मॉडल को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ, एक ऐसा मजबूत कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें किसी को भी इस बात से परहेज नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, चाहे बात वो घुसपैठ की हो, तो उसमें तो सेंटर का भी एंकल आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर रहा है, हम बात करते रहे, आरजी कर रेप केस की भी हमने बात की थी, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी ने और वहाँ की जो ममता विरोधी पार्टी है, उन्होंने इस चीज़ पर घेरने की कोशिश करी कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बंगाल में। अब ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है? उस पार्टी के दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे हमने वाम दल को उखाड़ के फेंक दिया, वैसे ही हम दूसरी पार्टी को भी उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप समझिए ना, वाम दल कभी भी केंद्र में नेतृत्व नहीं कर पाया। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसे टाइम पर जहां पर पिछले अगर एक साल में हम 1-1.5 साल में अगर हम देखें, तो तमाम राज्य बीजेपी जीत चुकी है जी, और प्रचंड तरीके से जीत रही है। लोगों का ये कहना था कि जो 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का जो रिएक्शन था, दिखा रहे थे कि वो एकदम से भावुक थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के दफ्तर में दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके तुरंत बाद आप देखिए, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, फिर दिल्ली हो, तमाम राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। बिल्कुल 100%। हम 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक था एनडीए के लिए। लेकिन दीपक, 2019 के बाद से जो रीजनल इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद इतना कुछ अच्छा स्टेट में रिजल्ट देखने को नहीं मिला जितना 2024 के बाद मिला। आप देखिए, लगातार एक वो विजय रथ बढ़ चुका है आगे की तरफ। और अगर बंगाल और यूपी ले गए तो मुझे लगता है 2029 फिर से विपक्ष के लिए बहुत बुरा समय चालू हो जाएगा। मुझे लग रहा है सीधा सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त। देखिए, 29 की आपने बात की, तो 29 अप्रैल को ही सेकंड फेज में वोटिंग होनी है बंगाल की, और 4 मई को जो है वो रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहते हैं इसमें हम। ऐड करना के मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, आप बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, घुसपैठ, SIR, लॉ एंड ऑर्डर, फिर वो धार्मिक मुद्दे हों, चाहे वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करी जा रही हो, फिर या फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली बात हो, या फिर चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा को लेकर के बात हो। ममता बनर्जी के पास क्या मुद्दे हैं? वो अपनी सरकार के बारे में क्या क्या बता सकती हैं? वो सिर्फ ये बता सकती हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, और उसके बाद वो घिरती हुई किन मुद्दों पर वो बैकफुट पर जाएंगी, जो बीजेपी के पास मुद्दे हैं। और उन मुद्दों को मतलब देश में और मतलब कहें ना, हिंदी हार्टलैंड की जो बेल्ट होती है, हिंदी बेल्ट, उसमें पसंद किया जाता है। तो ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, विशाल। बिल्कुल। और तभी आज हमने रखा था, हुमायूं को मिला भाईजान का सपोर्ट, बंगाल में दीदी का खेल खत्म। आप तो अनएडिटेड के अगले एपिसोड में हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही है ना, उसके बारे में बताएंगे, और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है वो भी हम आपको बताते रहेंगे।